1/8 का मान क्या मान रखा है अपन ने 912 माना था ना। अगर मैं इसको 909 मान लूं, ठीक है ना, तो न्यूनतम मान तो क्या हो जाएगा 909 और अधिकतम मान क्या हो जाएगा इसका 4 गुना। तो 4 गुना कितना है 909 बटे में 3 गुणा 4। तो इसको काटा पीटी करी तो कितना है 303 और यहाँ से कितना जाएगा 1212। तो आंसर क्या हो जाएगा 909 इंगेज से 1212 इंगेज। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो आपको है ना जो मैंने ये मान लिखे हैं इसमें ना ऐसा मत समझ लेना कि ये लोरी लगी होगी, आगे पीछे कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। कल के तो के हमारा मास्टर ने तो सही बताया था, छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको मैंने कहा था ये छोटे इस वाले में ये तो चालू है। अब आज पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा द्रव्यमान द्रव्यमान स्थिति पहले पढ़ेंगे ना। तो पहले तो पढ़ते हैं कि नाभिक क्या है। मैं जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे करते जाना है ना, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, पहले समझते जाओ, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। नाभिक क्या होता है, तो अब वाले चैप्टर में मैं इलेक्ट्रॉन की बातें ज्यादा नहीं करूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते रहने तो हम बात करेंगे केवल ये जो नाभिक अंदर बैठा है छोटा सा इसके अंदर। तो नाभिक के ये तो हो गया आपके लिए नाभिक, और बाहर कौन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगा रहे हैं। ये जो नाभिक है इस नाभिक में रहने वाले लोग होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियन। इनको क्या बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कौन कौन हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक में जो रहते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है न्यूक्लियन। प्रोटॉन को पी से लिखेंगे, न्यूट्रॉन को एन से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो उसका भार डिसाइड करेंगे, तो उसे बोलेंगे नाभिक का भार, ठीक है ना। हम इस नाभिक के भार को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। हम इस नाभिक के भार को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अब इस परमाणु के लिए एक होता है आपके लिए आपके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। अच्छा, इनके खुल के भार होते हैं, उनके भार की वैल्यू लिख देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.6 इंटू 10 की घात 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है। और लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब कहोगे सर इनमें फर्क क्या है, फर्क इनमें 0.02 का है, ठीक है ना। इसमें 6-7 के बाद में आ जाता है 5, इसमें 6-7 के बाद में आ जाता है 2, ऐसा कुछ है ना। अब लगभग सेम लिखेंगे, क्योंकि मैं पूरी वैल्यू ना याद करता हूं ना मुझे कोई मतलब, बस ये क्या होता है, ये वाला हल्का सा कौन होता है हल्का सा भारी, न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा भारी, अंदर जो रहते हैं उनको न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है ना। अब पदार्थ का मूलभूत कण कौन है, मूलभूत कण उसे बोला जाता है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और सबसे छोटा पार्टिकल। मूलभूत कण है केवल इलेक्ट्रॉन। मूलभूत कण कौन है, केवल इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। मूलभूत कणों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आते हैं, कौन आता है, केवल इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम किससे जोड़ते हैं, जेड से दिखाते हैं, और इसका मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या किसमें होगी, ये प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में बैठी होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखना ये केवल एक संख्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या ये क्या है, केवल एक संख्या है। इसको ए से दिखाते हैं। इस ए का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर कोई ने नाभिक ले लिया, इस नाभिक में है 10 तो है प्रोटॉन, ठीक है ना, और 11 है न्यूट्रॉन। तो इसके लिए जेड का मान कितना हो जाएगा 10 और ए का मान कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब इस एलिमेंट का मान लो नाम है x, इस एलिमेंट का नाम कितना है x। तो यहां दिखाते हैं जेड और यहां दिखाते हैं e,
ठीक है। तो इसका मतलब अब इसे लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा Z 10 21। याद रख समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। Z 10 21 ये सारा मामला समझ में आ गया। ओके, अब इसमें कुछ आपके लिए जैसे नाम होते हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इस तरह के। तो समस्थानिक कौन होते हैं? ठीक है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। अब नाम में क्या लिखा है? टोप। टोप का मतलब टोपी। तो मतलब टोपी अलग अलग होनी चाहिए, टोपी अलग अलग। मतलब जैसे कार्बन के अंदर ये C6 लिखा है, ये 12 भी लिख लिया, C6 लिख लिया, ये 14 भी लिख लिया। तो ये क्या हो गया आपके लिए? आइसोटोप। कार्बन का एक समस्थानिक, समस्थानिक शब्द तो पढ़े नहीं समस्थानिक, ठीक है ना। अब मान लो समस्थानिक की जगह शब्द है समभारिक। समभारिक भार में बराबर, समभारिक भार में बराबर। भार में बराबर का मतलब जैसे क्या हो, ये कार्बन का 14 है, लेकिन ये नाइट्रोजन का 7 का भी 14। ये क्या हो गए? समभारिक। इनके भार बराबर है, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये वाली क्या है इनके लिए? बराबर। तो इनमें क्या होता है? Z तो सेम होता है और A होता है अनइक्वल। अंग्रेजी में बिल्कुल चलेगा ना, सेम और अनइक्वल। अच्छा, इस वाले केस में क्या होता है? A इक्वल होता है और Z होता है अनइक्वल, ठीक है ना। अच्छा, समभारिक अब होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाम से समझ में आ गया, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर, ठीक है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर करते हैं। तो इसमें देखो न्यूट्रॉन कितने थे? 7 और 7, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। इसमें कितने थे? 7, 6 और 8, ठीक है। मान लो ऐसा हो जाए, ये तो है 13, कितने हो गए न्यूट्रॉन? 7। अब की बात, इसमें भी न्यूट्रॉन क्या हो गए? 7। तो इसमें देखो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या में देखो, ये प्रोटॉन है 6, इसमें प्रोटॉन है 7, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या होता है? A माइनस जेड इक्वल, A माइनस जेड क्या हो जाता है? इक्वल। अब नीचे के इक्वल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे के इक्वल हो जाते हैं तब तो वो क्या चला जाता है? समस्थानिक में चला जाता है। नीचे के इक्वल हो ही नहीं सकते, ऊपर के अनइक्वल हो, नीचे के अनइक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, यहां तक तो समझ में आ गया। अब समस्थानिक समन्यूट्रॉनिक के बाद में कौन आता है? एक होता है मिरर न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब मिरर न्यूक्लियस को हिंदी वर्ड में क्या लिखा है? कुछ लिखा नहीं है। मिरर न्यूक्लियस ये समझ लो, मिरर न्यूक्लियस, मिरर, मिरर क्या होता है? दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। हम कांच में देखेंगे तो मेरी दाईं आंख क्या दिखेगी? बाईं, बाईं क्या दिखेगी? दाईं। कांच में ऐसे दिखता है अपने को, ठीक है। जब हम कांच में ये देख रहे हैं तो मिरर न्यूक्लियस, मिरर तो शब्द समझ में आ गया, दायां बायां हो जाए, बायां दायां हो जाए, मतलब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, ये वाली बात। अच्छा, अब न्यूक्लियस का मतलब नाभिक की, तो नाभिक के लिए ये काम हो जाए, मिरर का मतलब मिरर हो जाए और वो भी नाभिक के लिए। तो नाभिक के लिए मिरर न्यूक्लियस का मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन। पूछा नहीं जाता है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये तीन तो समझ में आ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? इसमें लिखा हुआ है आपके पेपर नंबर, ये देखो 60 के अंदर 319 नंबर के अंदर पेज पे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये लिखा है इसी तरीके से, ठीक है ना। आप तो केवल ये लिख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। अब नाभिक का जो आकार होता है, आकार का मतलब उसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या से पहले हम उसके आयतन की बात करते हैं। नाभिक का आयतन क्या है? नाभिक में भरा हुआ क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक के आकार में आयतन समानुपाती किसका होगा? उसके नंबर ऑफ ए, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? ए का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें ए का नंबर लिख देते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इनकी संख्या के बराबर, ठीक है ना। इससे होगा। अब आयतन क्या होता है? बी समानुपाती ए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब समानुपाती ए। तो समानुपाती ये गुणांक हटा देते हैं तो r समानुपाती क्या हो गया? e की घात 1/3। तो मतलब द्रव्यमान संख्या के घात 1/3 घनमूल के समानुपाती चलता है नाभिक का आकार,
ठीक है, अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो r बराबर r नॉट a की पावर 1/3, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। अब आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में ये 4 नाम लिखा हुआ है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, इस बुक के अंदर राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है। और इस r नॉट का मान कितना होता है? इस r नॉट का मान होता है आपके लिए r नॉट बराबर 1.2 × 10 की घात माइनस 15, 1.2 × 10 की घात माइनस 15 मीटर। अब ये जो 10 की घात माइनस 15 मीटर है ना, 10 की घात माइनस 15 को बोला जाता है फर्मी। क्या बोला जाता है? फर्मी। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर 10 की घात माइनस 15 को लिखना है तो फेम्टो, और मीटर साथ में लिखना है तो फर्मी लिखना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो r नॉट का मतलब है 1.2 फेम्टो मीटर, या फिर इसको लिखो r नॉट बराबर 1.2 फर्मी। मतलब जहां ये फर्मी है ना, फर्मी, इसका मतलब है 10 की घात माइनस 15 मीटर। ध्यान रखना, जब फर्मी वर्ड बोला जाता है, फर्मी वर्ड बोला जाता है तब मीटर इसमें इंक्लूड है, और फेम्टो बोला जाता है तब मीटर इंक्लूड नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? फर्मी बोला जाएगा तब मीटर इंक्लूड है, और फेम्टो बोला जाता है तो मीटर इंक्लूड नहीं है। इससे पहले भी एक ऐसी चीज और है, जैसे एंगस्ट्रॉम बोला जाता है तो मीटर इंक्लूड है, और 10 की घात माइनस 10 बोला जाए केवल तो उसके अंदर मीटर इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आई? ओके, अच्छा। अब हो क्या रहा है कि हमारे लिए कोई ना कोई उसका भार है, किसका? परमाणु का, ठीक है। लेकिन जब हमने देखा कि इसको तोल के देखो, इस नाभिक को ऐसे तोल के देखो, नाभिक रखा, नाभिक को तोल के देखा ऐसे कितना है, तो देखा प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ तोल के देखे, ठीक है। तोल के देखे तो मान लो मैंने कौन सा लिया आपके लिए कार्बन ले लिया, कार्बन कौन सा? 6C, ये कार्बन ले गया, कार्बन को तोल के देखा तो ये किसके बराबर है? 12 ग्राम के बराबर आना चाहिए। तो पर 12 ग्राम तो तब आता ना जब मैं 1 मोल उठा के लेके आता, ठीक है ना। पर मुझे तो क्या चाहिए? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, जो एटॉमिक यूनिट है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक छोटा सा पार्ट है, उसको मैं तोल के देखूं, उसका मुझे वजन निकालना है। तो एक नाभिक लिया, उस नाभिक को तोला, जितने ग्राम वो आ गया उसके अंदर 12 का भाग लगा दिया, तो मेरे पास में एक एटॉमिक यूनिट का नंबर आ गया। तो कार्बन के 6C12 के नाभिक भार में 12 का भाग देने से प्राप्त भार, ठीक है। इसको नाभिकीय एक एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, क्या नाम है इसका? एटॉमिक यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, भाग देने पे प्राप्त भार परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक को अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक का मतलब वो एटम के अंदर जो छोटा सा एक है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, उसका द्रव्यमान का यूनिट कितना है? तो 1 AM, क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट 1 AM। इसको कभी-कभी 1U भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1U। इसका भार कितना होगा? 1.66 × 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब आप कहोगे कि सर वो निकाला था तब 1.67 निकला था और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन ये 1.66 क्यों निकला? ये थोड़ा सा कम निकला। तो इसके पीछे का एक कारण है मास डिफेक्ट। वो मास डिफेक्ट अब आगे वाला टॉपिक आएगा, कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये 1.66 × 10 की घात माइनस 27, ठीक है ना। अब एक लाइन सुनिए, तो ये वाला टॉपिक हो गया परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई परमाणु लेके आऊं, उसमें A का नंबर दे रखा है, A मतलब एटॉमिक मास, ठीक है ना, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या A का नंबर, वो XZ लिखते थे ना, XZA, उसमें जो A का नंबर दे दिया, A का नंबर आपको मान लो 23 दे दिया, कितना दिया? 23। तो 23 को किससे गुणा कर दोगे? इससे, तो उसके नाभिक का पूरा द्रव्यमान आ गया। या उसे बोल देंगे 23 AMU। कितना है उसके अंदर? 23 AMU। हमारे हिसाब से थ्योरेटिकली उसमें होना चाहिए 23 AMU, तो होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई?
23 AMU होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये वाली बात समझ ओके। ये वाली कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में सुना था कि आइंस्टीन ने क्या बोला था। आइंस्टीन ने क्या बोला कि किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है ना। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। ये पढ़ा हुआ है आपका, E बराबर mc²। E क्या है ऊर्जा, m द्रव्यमान c²। तो हम इसकी ऊर्जा निकालें, किसकी, इसकी 1 am की, तो 1.66 × 10 की घात माइनस 27 × 3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये तो बहुत पॉइंटों में आ रही है संख्या, तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा ये रट के रखना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि 1 AMU को 1 AMU इन एनर्जी, 1 AMU इन एनर्जी कितना आएगा 931.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि 1 AMU अगर मैंने जला दिया तो कितनी एनर्जी बन जाएगी 931.5 AMU। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ओके। अब ये वाली जो काम है, अब यहाँ से समझते हैं मास इफेक्ट को, मास इफेक्ट को समझते हैं, ठीक है। अब शाही जवाब देगी। मान लो कि हमारा प्रशांत है, प्रशांत को हमें क्या करवाना है, नीट में सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। जब नीट में सिलेक्शन करवाना है तो ये है जनरल कैटेगरी का बच्चा मान लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी में मान लो नीट में सिलेक्शन के लिए 720 में से चाहिए इसको, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या एम्स पकड़ने के लिए भी इसे 700 तो नंबर चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये कितनी भी पढ़ाई कर ले इसके आते हैं कितने नंबर, 699। हर बार कितने नंबर आ रहे हैं, 699। ये कितनी कोशिश करके 700 नंबर नहीं लेके आ सकता है, केवल कितने ला सकता है, 699। अब मान लो कि हमें इसे क्या करवाना है, सिलेक्शन करवाना है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ हम इसके साथ क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, क्या करेंगे बता दे बात, पता है ना तुझे, बोल दे तो। हाँ इसका एक हाथ काट देंगे, ठीक है ना। अब हाथ काटने, हाथ नहीं काटेंगे, इसका पैर ही काटेंगे हम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका पैर काट देंगे। पैर काटते ही क्या फर्क पड़ेगा, पैर काटने से इसका जो कैटेगरी है वो जनरल से किस में चला जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी का कोई आदमी आ गया तो क्या होगा उसके साथ में, ठीक है। उसकी कैटेगरी की रैंक अलग आएगी, उसकी कट ऑफ अलग आएगी, ठीक है ना। तो अब ये 699 नंबर लेके कहां जा सकता है, एम्स में। पहले नहीं जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, ये जनरल कैटेगरी का होता था, जनरल कैटेगरी में 700 नंबर चाहिए। लेकिन जब ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आ गया तो ये जा सकता है, मतलब ये क्या हो गया, स्थायित्व प्राप्त कर गया। अब नाभिक के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। नाभिक के साथ में क्या हो रहा है, नाभिक में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बैठे हुए हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, तो ये स्थायी नहीं है। क्यों नहीं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण, और ये टूट के अलग होना चाहते हैं, टूट के क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक दिन हंसा और शनि, इन दोनों के पास है 10-10 अंडे, ठीक है। ये दोनों मिल जाती है, तेरे अंडे मेरे, मेरे अंडे तेरे, अपन दोनों सही है, मामला ठीक है, अपने पास हो गए 20 अंडे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भूख लग गई, ठीक है, भूख लग गई तो एक अंडा पड़ा, ऑमलेट बनाया, खा गए, ठीक है। अब कितने बचे, 19 अंडे। लेकिन अगर अगले दिन लड़ाई हो जाए कि तूने ऑमलेट ज्यादा खा लिया, मैंने कम खाया, तो उस दिन एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी आपके लिए, जिस दिन ये गड़बड़ हुई तो बोलेंगे अब अपन न्यारे न्यारे हो जाएंगे वापस तो न्यारे न्यारे होंगे, तो भाई न्यारे होंगे तो अंडे का बंटवारा कैसे करेंगे, पहले 10-10 थे तो 10-10 आने चाहिए अपने पास में। अब कितने हो गए आपके पास में, 19। अब 19 का बंटवारा नहीं हो सकता 19 का बंटवारा नहीं हो सकता, तो बंटवारा नहीं हो सकता, तो जब अलग होने ना तो ये कोशिश करके भी अब बंटवारा नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है। क्योंकि अब अंडा खाना भी नहीं, क्यों, लड़ाई होगी तो साथ में बैठ के तो नहीं खाएंगे, साथ में बैठ के खाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अंडे का आप ऑमलेट बनाओगे तो खाना तो आधा ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आधे ऑमलेट का, आधे अंडे का अलग बनता है, आधे अंडे का अलग बनता है, बनता तो एक ही साथ है वो तो, है ना। तो ये वाली कंडीशन में अब आपने क्या समझा कि इन्होंने अपना एक द्रव्यमान की क्षति करवा दी, द्रव्यमान की क्षति कर दी, अब ये स्थायी हो गए, अब इनको एक साथ ही रहना पड़ेगा, अब ये अलग नहीं हो सकते। तो यही काम किसमें हो रहा है, नाभिक में। तो नाभिक क्या कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ बैठे अपने थोड़े से द्रव्यमान को किसमें क्षति करवा के क्या बदल देते हैं, ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये जो ऊर्जा मुक्त हुई, ठीक है ना, ये जो इसने द्रव्यमान काटा है इसे बोलेंगे हम द्रव्यमान क्षति, और ये द्रव्यमान शक्ति से जो ऊर्जा मुक्त हुई इसे बोलेंगे हम बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा इसलिए क्योंकि इस ऊर्जा ने ही तो इनको बांध के रखा हुआ है, इस ऊर्जा ने क्या रखा हुआ है, बांध के। तो जब ये ऊर्जा ही बांध के रखी हुई है, ये ऊर्जा ही बांध के रखी हुई है, इसीलिए इसे बोला है बंधन ऊर्जा।
ठीक है ना। और ये जो क्षति करवाई द्रव्यमान की, इसे बोलेंगे द्रव्यमान क्षति। ठीक है, अब आगे वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे।